आज का हमारा मौजू जो है वो नो फास्ट के बारे में है और ये बहुत ही अहम मौजू है और बड़े ही गौर व फिक्र के साथ बड़े ध्यान के साथ इसको समझना है। हमारे बहुत सारे टेक्नीशियन भाई ऐसे हैं जो इसके लिए परेशान हैं कि इसको कैसे समझना है। अगर ध्यान से समझेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो डेड पूल के ऊपर तो पूरी दुनिया के टेक्नीशियन हमारे आराम से काम कर रहे हैं। नो फास्ट के बारे में इनको ज़रा प्रॉब्लम है। जो ध्यान से काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए तो मसला नहीं है। बाहर तो इसे गौर करना है। नो फ्रॉस्ट बुनियादी तौर पर बेसिकली कोई रेफ्रिजरेटर नो फ्रॉस्ट नहीं होती, क्योंकि नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर जो है उसके एवापोरेटर फ्रॉस्ट आती है, फिर पिघल जाती है, फिर आती है, फिर पिघल जाती है। लेकिन इसको नो फ्रॉस्ट इसलिए कह देते हैं कि फ्रॉस्ट जो है वो विजिबल नहीं होती, नजर नहीं आती। जब डेड कूल जो है उसके एवापोरेटर फ्रॉस्ट बाकायदा नजर आती है, इसलिए उसको डेड कूल कह देते हैं या फ्रॉस्टेड रेफ्रिजरेटर कह देते हैं। तो जो नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर जो है इसका जो एवापोरेटर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये फ्लैट कॉइल फिन्स टाइप होता है और इसकी जो फिन्स हैं वो करीब करीब नहीं होती, फासले होती हैं, फासले होती हैं। और अगर करीब करीब होंगी तो फ्रॉस्ट आने से पूरा एवापोरेटर जब ब्लॉक हो जाएगा तो इसमें पंखा तो 100% होता है, तो पंखे की वजह से हवा जो है वो इस एवापोरेटर से क्रॉस होकर आती है। जब एवापोरेटर से हवा क्रॉस होकर नहीं आएगी तो ऊपर वाला खाना जो है उसमें फ्रीजिंग नहीं होगी, नीचे वाले खाने में कूलिंग नहीं होगी। ये डबल डोर जो आम रेफ्रिजरेटर जो नो फ्रॉस्ट है उसमें ऊपर वाला खाना जो फ्रीजर है, नीचे वाला खाना जो है वो रेफ्रिजरेटर है। अगर साइड बाय साइड इस तरीके से खुलने वाली रेफ्रिजरेटर होगी, बाएं तरफ वाला जो दरवाजा है उसको खोलेंगे तो वो हिस्सा फ्रीजर है और दाएं तरफ वाला हिस्सा जो है वो रेफ्रिजरेटर है। और डिजाइन भी आए हुए हैं मार्केट के अंदर कई तरह से। उसमें नीचे की तरफ दराज बना हुआ है, वो दराज जो उसको वो फ्रीजर है और बाकी ऊपर वाला हिस्सा जो है वो रेफ्रिजरेटर के तौर पर काम करता है। लेकिन बेसिकली इस तमाम का असूल एक ही है। दूसरी चीज है कि नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर जो है उसके और भी कई नाम हैं। नो फ्रॉस्ट का मतलब फ्रॉस्ट नहीं, नेवर फ्रॉस्ट। सिर्फ कंपनियों ने अपना माल बेचने के लिए मुख्तलिफ किस्म के नाम रख लिए हैं। नेवर फ्रॉस्ट रख दिया, वो भी नो फ्रॉस्ट ही है। फ्रॉस्ट लेस रख दिया है, वो भी नो फ्रॉस्ट है। फ्रॉस्ट प्रूफ रख दिया है, वो भी नो फ्रॉस्ट है। तो नॉन फ्रॉस्ट रख दिया है, वो भी नो फ्रॉस्ट है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ नाम हैं, काम एक ही है। सिर्फ इसलिए कि मार्केटिंग करनी होती है, नए से नए नाम दे दिया उन्होंने कहा जी हमारे पास नेवर फ्रॉस्ट है, आपके पास नो फ्रॉस्ट है, चीज वही है। अब जो आम रेफ्रिजरेटर जो है और इसमें क्या फर्क होगा। आम रेफ्रिजरेटर जो है जो डेड कूल है उसमें भी कंप्रेसर इस्तेमाल होता है, इसमें भी कंप्रेसर इस्तेमाल होता है। इसमें ये नहीं कि इसके लिए कुछ स्पेशल कंप्रेसर बनाया जाता है या उसके लिए कंप्रेसर स्पेशल कंप्रेसर बनाया जाता है। अगर इसके अंदर 1/5 हार्स पावर का कंप्रेसर इंस्टॉल करना है और दूसरा डेड कूल है उसमें भी 1/5 का करना है तो इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। डेड कूल में जो लगा वो नो फ्रॉस्ट में, नो फ्रॉस्ट में डेड कूल लगा दे, कोई मसला नहीं है। कंप्रेसर का कोई इशू नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो रिले कंप्रेसर को स्टार्ट देती है, उसकी कंप्रेसर की मोटर को चलाती है, वो भी दोनों में है। नो फ्रॉस्ट के अंदर भी है, डेड कूल के अंदर भी है। आगे चले, उसके साथ ओवरलोड प्रोटेक्टर लगी होती है कंप्रेसर के साथ, वो बेशक नो फ्रॉस्ट में कंप्रेसर लगा दें, बेशक डेड कूल लगा दें, दोनों में यही है।
थर्मोस्टेट जो है नो फ्रॉस्ट में भी होगा, डेड कूल में होगा, लेकिन थर्मोस्टेट की किस्म अलग होगी। इसके अलावा लाइट है, डेड कूल के अंदर भी लाइट होती है, नो फ्रॉस्ट के अंदर भी लाइट होती है। ये तो कॉमन पार्ट्स हैं जो दोनों में होंगे। डिफर ये होगा कि इसके अंदर एक फैन जो है लगाया जाता है, जिसे फ्रीजर फैन भी कह देते हैं, फ्रीजर फैन भी कह देते हैं। उसकी एक मोटर होती है, साथ छोटा सा पंखा लगा होता है। डिजाइनिंग जैसे मर्जी की जाए, उसमें 3 परों वाला पंखा लगा दें, 4 परों वाला पंखा लगा दें, ठीक है। कैसा भी पंखा लाजमी होगा, यानी फैन मोटर होगी। और फैन मोटर जो है छोटी सी है, छोटी सी फैन मोटर है, वो 5 वाट की, इसकी 4 वाट की है, किसी थोड़ा 6 वाट की बना देंगे, उसके साथ पंखा लगा हुआ है, वो पर घूमते हैं तो एवेपोरेटर के जरिए हवा जो है ली जाती है और दोबारा फिर वहीं आ जाती है। जैसे ऊपर वाला खाना है, ऊपर वाला खाने से ऐसे हवा आएगी और ऐसे फिर एवेपोरेटर आएगी, इस तरीके से। और नीचे वाला खाना जो है, नीचे वाला खाना जो है उसमें भी हवा ऐसे आएगी और इस तरीके से ऊपर चली जाएगी। वहां बाकायदा डक्ट होते हैं, जगह बनी होती है जहां से हवा ने एंटर होना होता है। ऊपर वाले खाने में भी एंट्रेंस की जगह है, नीचे वाले खाने में भी है। ऊपर वाले खाने में भी आपको हवा आती हुई नजर आएगी, नीचे वाले खाने में भी आएगी। फर्क ये होगा ऊपर वाले खाने में हवा ज्यादा भेजी जाएगी, ठंडी हवा, नीचे वाले खाने में कम भेजी जाएगी, जबकि नीचे वाला खाना जो है बड़ा है, ऊपर वाला खाना छोटा है। क्योंकि ऊपर वाले खाने में हमने चीजों को फ्रीज करना है, वहां पर पानी रख के बर्फ बनाना है, आइसक्रीम रखनी है, या मुख्तलिफ किस्म के गोश्त रखने हैं, ठीक है, उनको फ्रीज करना है। तो फ्रीजिंग वाली चीजें ऊपर होगी और कूलिंग वाली चीजें नीचे हैं। इसलिए ऊपर वाले खाने में थ्रो ज्यादा होगी, नीचे वाले खाने में थ्रो कम होगी। ये सिलसिला अंदर होगा, तो इनको ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर मैंने कुछ हीटर शो किए हैं। ये हीटर जो हैं, एक बड़ा हीटर है, 3 छोटे हीटर हैं। एक हीटर जो है वो एवेपोरेटर के साथ ही होगा, उसकी भी 2 अकसाम हैं। एक ग्लास हीटर होता है शीशे वाला, उसका स्प्रिंग टाइप हीटर जैसे आम हीटर होते हैं, अंदर की तरफ होगा और उसके कवर होंगे, इस तरीके से होंगे कवर लगे हुए कि उसके अंदर नमी नहीं जा सकती, पानी नहीं जा सकेगा, रबड़ के कैप लगे होते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लास हीटर। वो एवेपोरेटर के बिल्कुल नीचे की तरफ होगा। जब फ्रॉस्ट काफी आ जाएगी उसके ऊपर, फिर एक टाइमर जो है उस हीटर को चला देगा, हीटर चलेगा, बर्फ फ्रॉस्ट जो है पिघल जाएगी, उसके बाद फिर वो दोबारा कंप्रेसर को चला देगा, फिर कंप्रेसर चलता रहेगा, फिर फ्रॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, फिर पिघला देगा। इस तरीके से हीटर जो है वो नीचे लगा। एक इमर्शन हीटर है जो कि उसके जिस्म के साथ साथ पाइप की तरह का होगा, एल्युमिनियम का उसका पाइप होगा जो उसके साथ फिट कर दिया जाता है और वो ज्यादा कामयाब है। वो जब चलेगा तो वो भी उसकी हीट की वजह से उस पर फ्रॉस्ट जब पिघल जाएगी। डेड कूल के अंदर तो नीचे वाले खाने में ऐसा होता है कि हीटर लगाया होता है, कहीं नहीं लगाया होता, लेकिन यहाँ तो हीटर का होना 100% जरूरी है। वजह यह है कि जैसे जो हवा चलती जाएगी, जो उसके अंदर चीजें पड़ी हुई हैं उनमें जो नमी है, उसके ऊपर ह्यूमिडिटी जो है, वो ह्यूमिडिटी जो है एवेपोरेटर के ऊपर फ्रॉस्ट की शक्ल में आ जाती है। ऐसे ही नीचे वाले खाने में भी ऐसे ही होगा। नीचे खाने वाले में जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं उनमें जो नमी है उसके ऊपर आ जाएगी। अगर खाली चलाएंगे तो नमी कम आएगी, चीजें पड़ी होंगी, नमी ज्यादा आएगी। नमी ज्यादा आएगी तो फ्रॉस्ट भी ज्यादा। तो ये इसके अंदर सिलसिला होगा। तो ये हीटर जो है, ये मैंने लिखा हुआ है डिफ्रॉस्ट हीटर। डिफ्रॉस्ट हीटर जो है वो स्पेशली बर्फ को पिघलाने के लिए है। इसके साथ फैन हीटर लगा हुआ है, जो फैन चल रहा है उसके साइडों के ऊपर जो है ना एक पट्टी सी है गोल, उसके अंदर हीटर डाला हुआ है और दरमियान में फैन चलता है।
वो इसलिए कि कहीं बर्फ ज्यादा हो जाए, फ्रॉस्ट ज्यादा हो जाए, और फ्रॉस्ट ज्यादा होने से फैन को स्टॉप ना कर दे, वो ना रुक जाए, वहां पर वो हीटर चलता है। अगर थोड़ी बहुत नमी होगी या थोड़ी बहुत मामूली सी फ्रॉस्ट भी आ जाएगी तो डिफ्रॉस्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक हीटर ये है, ड्रेन हीटर है, जो एक प्लेट होगी जिसके ऊपर पानी आगे गिरेगा इवेपोरेटर का, उस प्लेट के नीचे भी हीटर लगाया हुआ है। क्योंकि वार्मर वायर्स ही हैं, वार्मर वायर्स हैं जिनको हम हीटर कह देते हैं, तो उसके अलावा जो है एक प्लेट हीटर है, प्लेट के ऊपर पानी आएगा, एक और हीटर है जिससे हम ड्रेन हीटर कहेंगे। तो फ्रॉस्ट जो है जब मेल्ट होगी तो उसके ऊपर आ जाएगी प्लेट, प्लेट के ऊपर, प्लेट से आगे जगह बनी हुई है, इस तरीके से वो दोनों हीटर जो है वो भी साथ ऑपरेट हो जाएंगे। तो जिस वक्त जो है टाइमर जो है वो कंप्रेसर को बंद कराएगा और हीटर को चलाएगा, एक हीटर नहीं चलेगा, 4 हीटर चल पड़ेंगे। अमेरिकन जो है ना वो ज्यादा हीटर इस्तेमाल नहीं करते, वो मैक्सिमम 2 हीटर इस्तेमाल कर लेंगे। एक तो प्योर डिफॉस्ट हीटर है और एक चैनल हीटर जो है या सामने पट्टी उसमें लगा देते हैं, अदरवाइज ज्यादा। लेकिन जैपनीज जो है जरा ज्यादा कॉन्शियस होते हैं इस मामले में, वो लगा लेते हैं। असल हीटर एक ही है, बाकी वार्मर वायर्स है, जिससे हम फैन हीटर कह रहे हैं वो भी वार्मर वायर है, जिसे ड्रेन हीटर कह रहे हैं वो भी वार्मर वायर है, और जिसे प्लेट हीटर कह रहे हैं वो भी वार्मर वायर है। अब यहाँ पर जो है ये मैंने थर्मोस्टेट दिखाया आपको। थर्मोस्टेट जो है इसका काम यही है कि इसमें भी, इसके ऊपर भी गौर करना है। इसमें ऊपर का खाना जो है, बाद दफा उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है, बाद दफा नीचे वाले खाने में थर्मोस्टेट लगा होता है। याद रखिएगा कि ऊपर वाला खाने का थर्मोस्टेट जो है वो कभी नीचे खाने में नहीं लगाया जाता, ना नीचे वाला ऊपर लगाया जाएगा। बाकायदा जो है इसको बताया जाता है बाकायदा कि ये हीटर जो है ऊपर वाले खाने का है या नीचे वाले खाने। ऊपर वाले खाने में क्योंकि फ्रीजिंग होनी होती है, इसलिए उसका थर्मोस्टेट डिफरेंट होता है, और नीचे वाला खाना जो है उसमें कूलिंग होती है। अगर नीचे वाले खाने में थर्मोस्टेट लगाते हैं तो उसका टेम्परेचर के लिहाज से मुख्तलिफ होगा, अशकाल दोनों की जैसी होंगी। कभी गलती से ये नहीं कहना कि नो फ्रास्ट का आप हमें थर्मोस्टेट देते हैं खराब हो गया है, ये लाजमी बताना कि ऊपर वाला खाने का नीचे वाला खाना, अदरवाइज काम खराब। अगर नीचे वाले खाने को ऊपर लगा देंगे तो थोड़ी देर के बाद ही बंद हो जाएगा, ऊपर कूलिंग होगी, थोड़ी सी नीचे वाले से कूलिंग बहुत ना होने के बराबर चीजें खराब हो जाएंगी। अगर ऊपर वाले खाने का थर्मोस्टेट नीचे वाले खाने में लगा दिया जाएगा तो नीचे वाले खाने में ऊपर भी चीजें मुंजमद हो जाएगी, चीजें नीचे वाली चीजें भी जो रखी वो भी मुंजमद होनी शुरू हो जाएंगी, और थर्मोस्टेट ने बंद ही नहीं कराना जल्दी। इसलिए इसके बारे में एहतियात जरूरी है, ठीक है ना। और ये थर्मोस्टेट जो है इसकी जो कैपेसिटिव और थर्मोबल्ब जो है वो इवेपोरेटर के साथ जोड़ा नहीं जाता, डेड कूल में जोड़ा जाता है। ये हवा की थ्रो से ही काम, इसका थर्मोबल्ब को हवा की थ्रो पड़ती है, उसके मुताबिक ये काम करता है। और जो अब जो जदीद सिस्टम उसमें एयर सेंसर ले आए हैं, तो एयर सेंसर इट विल वर्क इंस्टेड ऑफ थर्मोस्टेट। तो अब यहाँ पर जो है थर्मोस्टेट जो है उसको फेस तार गई, थर्मोस्टेट के जरिए जो है आगे टाइमर आ जाएगा। टाइमर से 2 रास्ते हैं, या वो हीटर को चलाएगा या वो कंप्रेसर को चलाएगा। ये हीटर को चलाएगा या कंप्रेसर को चलाएगा। जब कंप्रेसर चलेगा तो सारी बात है, कंडेंसर गर्म होगा, फिर खाली करेगा, ड्राई में गैस जाएगी, गैस साफ होगी, उसके बाद कैपिटल में जाएगी। कैपिटल जो है उससे प्रेशर कम होगा, दबाव कम होगा। प्रेशर कम होने से रेफ्रिजरेंट जो है वो इंतहाई ठंडी रेफ्रिजरेंट या इवेपोरेटर में जाएगी,
और सक्शन लैंग्वेज वापस आ जाएगी। इस तरीके से कंप्रेसर जब चलेगा, गैस पूरी हो तो फ्रॉस्ट आनी शुरू हो जाएगी, फ्रॉस्ट आ जाएगी। और जिस वक्त जो है वो फ्रॉस्ट जो है उसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए हीटर है, हीटर के रास्ते में डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट है, जिसे आमतौर पर डिस्क कहा जाता है। डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट जो है, अमेरिकन डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट लिखते हैं, जापानीज जो उसको डिस्क लिख देते हैं। तो ये डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट जो है वो तमाम हीटरों को चलाएगा। जब हीटर चलेंगे तो डिफ्रॉस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो डिस्क जो है वो तब ऑफ होगी जब ये फ्रॉस्ट मेल्ट हो जाएगी। डिस्क जो है वो थर्मोस्टेट उलट काम करती है। थर्मोस्टेट जो है वो जब कूलिंग कम होती है तो वो ऑन होता है, जब कूलिंग बढ़ती है तो वो ऑफ होता है। इसका उलट हिसाब है कि जब इसमें ऐसा होगा कि जब कूलिंग कम होगी ये ऑफ होगी, जब कूलिंग ज्यादा होगी तो ऑन होगी। जिसे कहते हैं डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट ऑन होगा। अब ये जिस वक्त हम रेफ्रिजरेटर को चलाते हैं, थर्मोस्टेट ऑन होगा, कंप्रेसर चल रहा होगा, तो थोड़ी देर के बाद तकरीबन 25 मिनट से 35 मिनट के बाद के अंदर जो है डिस्क ऑन आ जाती है। अगर टाइमर जो है 12 घंटे के बाद 11 घंटे के बाद ये हीटर को ऑन कराता है बजरिया डिस्क, तो 10.5 घंटे या 11 घंटे लगातार डिस्क ऑन रहती है, डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट ऑन रहता है, इस इंतजार में कि ये जो है वो कंप्रेसर की जगह ये टाइमर जो है इसको चलाना शुरू करता है। तो अब उसके बाद जिस वक्त ये डिफ्रॉस्टिंग हो जाती है तो डिस्क के पॉइंट अलग हो जाते हैं, डिस्क के पॉइंट अलग हो जाएंगे। जब डिस्क के पॉइंट अलग हो जाएंगे तो ये टाइमर की मोटर चल पड़ेगी। अब इसी के बारे में बहुत सारे हमारे टेक्नीशियन भाई परेशान है कि इसको न्यूट्रल कहाँ से मिली। टाइमर को फेस तो यहाँ से इसकी मोटर को दे दिया, इसकी मोटर है, इसको हमने फेस से दे दिया। अब यहाँ से न्यूट्रल जा रही है, हीटरों के जरिए इससे को होगा। ये मैं आपको सीरीज सर्किट में समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि इस तरीके से दो चीजें हैं, एक ज्यादा वाट वाली चीज है, एक बहुत कम वाट वाली चीज है। अब जो इसकी टाइमर की मोटर है वो 1.5 वाट की है, 2 वाट की है। अमेरिकन जो इस्तेमाल करते हैं 3 वाट की इस्तेमाल करते हैं। अब जो 2 या 3 वाट की चीज है और हीटर जब 150 वाट का है, जब दोनों चीजें आपस में सीरीज में होंगी तो हीटर जो है, हीटर नहीं चलेंगे, जबकि ये मोटर जो चल पड़ेगी, मोटर चलती रहेगी, सीरीज में चल रही है। और जैसे ही ये इधर से ये पॉइंट इधर लगेगा, हीटर डिस्क को ऑन है, अब ये हीटर चल पड़ेंगे, अब टाइमर क्यों बंद हो जाएगा। दूसरा मैंने असूल बताया था कि 2 रास्ते इलेक्ट्रिक पास होने के, एक जगह डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक जगह डिस्टेंस हाई कम है। जिस तरह डिस्टेंस हाई कम है उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, वो चीज चल पड़ेगी, हीटर चल पड़ेंगे और ये टाइमर की मोटर जो वो बंद हो जाएगी। इसमें टाइमर का बहुत अहम किरदार है। अब अमेरिकन जो टाइमर है वो तकरीबन 9 घंटे के बाद, 9 घंटे चलने के बाद जो है वो कंप्रेसर को बंद कराते हैं और हीटर चला देते हैं। हीटर चलाने की जो ड्यूरेशन होती है उनकी वो तकरीबन 40 मिनट है, अब 40 मिनट के अंदर जो है उनका जो तरीकाकार है उसमें टाइमर जब वो 40 मिनट के बाद उसने चला देना दोबारा, उसमें हीटर चले ना चले, डिफ्रॉस्टिंग पूरी हो ना हो, उसे चल पड़ना है। लेकिन वैसे तो डिफ्रॉस्टिंग हो जाती है, सारा मामला ठीक हो जाता है, लेकिन जापानीज जो है उनसे ज्यादा कॉन्शियस हैं। वो हीटर जो है वो चल रहे होते हैं, ये जब ऑफ होगी तब टाइमर ने चल के दोबारा कंप्रेसर को चलाना, फॉल्ट तो उसमें भी आ जाता है। अमेरिकन स्टाइल जो है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जापानीज के अंदर उन्होंने क्या किया
कि जिस वक्त हीटर चलना है तो टाइमर ऑफ हो जाएगा। वो किस लिए कि टाइमर का जो पॉइंट जब हीटर की तरफ आएगा, रास्ते में डिस्क है, डिस्क जो है इससे करंट पास होकर इसको मिल जाएगा। अब इसको दो रास्ते हैं करंट को गुजरने के, एक इस तरफ है और एक इधर है। अब उसमें ये होगा कि क्योंकि ये और ये यहाँ डिस्टेंस आ जाएगी और यहाँ डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट इधर से पास हो जाएगा और हीटर चल पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ ये 150 वाट है, ये 1.5 वाट है, ये 1 वाट है या 3 वाट है, इतने वाट की मोटर होती है। तो जापानीज जो है वो 1 वाट या 1.5 वाट, मैक्सिमम 2 वाट की मोटर बनाते हैं। वो इधर 150 वाट है, इधर 2 वाट है। 2 वाट वाली जो है इसमें डिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए हीटर चल पड़ेंगे। और जैसे ही फ्रॉस्ट मेल्ट हो जाएगी तो उस वक्त जो है डिस्क जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो ये मोटर जो है टाइमर की इनके सीरीज के अंदर आ जाएगी। अब ये ज़्यादा वाट की है, ये कम वाट की है, तो कम वाट की जो है 2 वाट वाली मोटर चल पड़ेगी, टाइमर फिर चल पड़ेगा। अब फर्ज के साथ 11 घंटे टाइम है, तो 11 घंटे के बाद जो है फिर ये हीटर चल पड़ेंगे। जबकि डिस्क जो है वो तकरीबन 25 से लेकर 35 मिनट के अंदर अंदर जो है, अगर गैस पूरी है, कंप्रेसर सही काम कर रहा है, तो वो 20-25 मिनट से 35 मिनट के दरमियान डिस्क ऑन हो जाती है। फ्रॉस्ट एवापोरेटर साल लगी होती है, इस पर जब ठंडक बढ़ जाती है तो डिस्क ऑन हो जाती है। तो 11 घंटे के बाद टाइमर ने फर्ज कर कंप्रेसर उसको चलाना हीटर को, तो 10.5 घंटे ये ऑन रहती है, इसी इंतजार में कि इसका पॉइंट इस तरफ आए, इसके जरिए फिर हीटर चल पड़े। हीटर चलेंगे बंद होंगे, चलेंगे बंद होंगे। कंप्रेसर के चलने की ड्यूरेशन ज़्यादा है, हीटर की चलने की ड्यूरेशन कम है, क्योंकि अंदर हमने हीटिंग नहीं करनी, कूलिंग करनी है। और ये हमारी मजबूरी है कि हीटर चलाना पड़ेगा। अगर हीटर नहीं चलाएंगे तो फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, पूरा एवापोरेटर फ्रॉस्ट से बढ़ जाएगा, तो हवा गुजरने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए हर नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के लिए हीटर का होना जरूरी है। हीटर की 2 अक़साम मैंने बताई हैं, एक ग्लास हीटर है जो एवापोरेटर के नीचे की तरफ लगा होता है, एक कमर्शियल हीटर होता है। कमर्शियल हीटर जो है बहुत कम खराब होता है, ग्लास हीटर जो है वो खराब होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। बाहर तो अच्छा बना हो, सही तरीके से लगा, उसके ऊपर भी उन्होंने एक एल्युमिनियम हट बनाई होती है ताकि डिफ्रॉस्टिंग का पानी डायरेक्ट शीशे पे ना गिरे। शीशा जो हीटर की वजह से गर्म हो जाता है वो टूट जाता है, ऊपर कवर होने की वजह से टूटने का नहीं टूटता, फिर कुछ अर्सा निकाल जाता है वो। लेकिन कमर्शियल हीटर जो है वो बहुत ही कम खराब होता है, ये नहीं कि नहीं होता, लेकिन वो देखने में बहुत कम नजर आया कि वो खराब हो, इसलिए कमर्शियल हीटर ज्यादा कामयाब है और ग्लास हीटर इतना कामयाब नहीं है। अब यहाँ पर जो है डिस्क का मैंने आपको बता दिया है। फिर टाइमर जो है वो ज्यादा देर तक कंप्रेसर को चलाता है और थोड़ी देर के हीटर चलाता है। उसमें जो डिस्क है वो किरदार आपको बता दिए है इस तरीके से। उसके अलावा जो है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि टाइमर जो है उसकी नॉब जो है क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। उस पर बकायदा एरो का निशान होगा, अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो फिर ज्यादा देर नॉब जो है वो रहेगी पैसे की तरफ, थोड़ी देर हीटर की तरफ। इस तरीके से टाइमर जो है चेक हो सकता है। तो उसके 3 पॉइंट हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। एक पॉइंट पर एक एवोमीटर की तार लगाएंगे, उसको घुमाएंगे इस तरीके से, 3 इधर लगा दिया, ठीक है, उसके साथ लगा के देखना, लगा के देखा कि वो ऑन है। उसके बाद टाइमर घुमाया, अभी अलग पॉइंट नहीं हुई, फिर घुमाया और घुमाया, टिक करके अंदर से जुड़ जाएगा। फिर ये 2 पॉइंट आपस में बोलेंगे, फिर आगे किया, फिर ज्यादा देर जिसके साथ टाइमर देखें कुछ अर्से बाद चला देता है तो इसका मतलब यह कि टाइमर ठीक है। फिर उसको खोल के अच्छी तरह
साफ करना होता है, बड़े एहतियात से खोलना है। ऊपर वाला सामान अलग जगह रख देना, नीचे वाला सामान अलग रख देना है। तमाम जाली जुली बाहर निकाल लेनी है। तो जिस वक्त देखें कि अभी ब्लॉक अगर ऊपर वाली जगह पर बर्फ बहुत ज़्यादा है तो जालियाँ वगैरह साफ कर, नीचे वाला ऐसा धो लें, उसको साफ करें। पीछे की तरफ कंडेंसर जो है कंप्रेसर के साथ रिले ओवर लगी होती है, उसको उतार लें, उसको प्रेशर के जरिए अच्छी तरह धो लें, उसको ड्राई कर लें, बाकी काम कर लें। इतनी देर में ये है कि हीटर भी चल रहा होगा और दरवाज़ा खुला होगा। फिर ऊपर ट्रे जो है बाज़ सामने लगी होती है, बाज़ दरमियान में लगी होती है, प्लास्टिक ट्रे को उसको उतार लेते हैं। उतार के फिर जो बर्फ़ होती है, पानी गर्म करना है, पानी गर्म कर डालना है और अच्छी तरह यानी डिफॉस्टिंग करनी है। डिफॉस्टिंग हो रही होगी पानी डालने से, तो उससे ये होगा कि उसकी गंदगी भी बाहर आ जाएगी। जब पूरी गंदगी बाहर निकल जाए, अच्छी तरह साफ पानी आना शुरू हो जाए, फिर ब्लोअर उसको पानी नहीं डालना, फिर अच्छी तरह ब्लोअर से खुश करने के बाद दोबारा उसको दोबारा फिटिंग कर लेनी है। और जो फैन मोटर है उसको निकाल लेना बाहर, उसको साफ करके उसको खोल लेना है और उसको साफ अंदर नमदा होता है, उसको कंप्रेसर दे देना है। उसको कंप्रेसर 5-5, 6-6 कतरे दे देने, तो 2-3 साल तक जरूरत नहीं महसूस होती है। ये उसका इलाज होता है। और अगर उसकी डिस्क खराब है, जब आपने ऑन किया, या हीटर खराब होगा, या टाइमर खराब होगा, या डिस्क खराब होगा, फिर आप उस डिस्क को हीटर को लगा चेक कर लें। हीटर अगर चलते हैं इसका मतलब कि डिस्क खराब है, ठीक है ना। लेकिन साथ टाइमर को चेक कर लेना कि टाइमर का पॉइंट अगर इधर किया है, इधर करंट पास हो रही है, तो डिस्क चेंज कर दें। तो ज़्यादा फॉल्ट डिस्क का होता है या ब्लॉकेज का होता है, कभी कभार टाइमर का फॉल्ट भी होता है इस तरीके से। और बहुत कम हीटर का फॉल्ट होता है, क्योंकि ग्रास हीटर होगा तो ज़्यादा फॉल्ट होने का खतरा होगा, और अगर कमर्शियल हीटर है तो वो बहुत कम खराब होती है। तो ये तरीकाकार है। जापानी जो है उनमें 2 वे डोर स्विच इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे दरवाज़ा खोलेंगे लाइट ऑन हो जाएगी, फ्रीजर फैन बंद हो जाएगा, बंद करेंगे फ्रीजर फैन चल पड़ेगा और लाइट जो है वो बंद हो जाएगी। अमेरिकन जो है दरवाज़ा खोलेंगे या बंद करें, दोनों हालतों में फ्रीजर फैन चलता रहेगा, दरवाज़ा खोलने से लाइट ऑन होगी, बंद करने से लाइट बंद होगी। तो ये तो सिस्टम चल रहा है। आज जो सिस्टम आजकल जो है, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि रेफ्रिजरेटर आती हैं डक्ट नो फ्रॉस्ट, एक दरवाजे वाली, फ्रीजर भी एक दरवाजे आते हैं। जब हम उनको खोलेंगे सामने पट्टी नजर आए, पट्टी के नीचे एवापोरेटर रेड पर फिनिश टाइप वर्टिकल शक्ल में होगा। दोनों की एक जैसी शक्लें हैं बिल्कुल, सिर्फ उन्होंने एक काम किया,